Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is my next lecture and the topic of today's lecture is role of pharmacist in hospitals and in nursing homes. Role of hospital pharmacists. A hospital pharmacist play an imperative role between the healthcare professionals devoted to the care of patients. The existence of pharmacists in hospital can be beneficial for hospitals as well as for patients. Presently, pharmacist has different responsibilities. बेटा अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल देखें तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का डिफरेंट रोल है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के दरमियान, जिनका काम जो होता है वो पेशेंट केयर है या जिनका मकसद ही पेशेंट की केयर करना होता है. और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो प्रेजेंस होती है वो ना सिर्फ हॉस्पिटल के लिए बेनिफिशियल या बेनिफिट होती है एज वेल एज फॉर पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है. प्रेजेंटली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बेटा हम आगे पढ़ेंगे. नंबर 1, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो नंबर 1 हमारे पास आ रही है मेडिसिन मैनेजमेंट, यानी हाउ टू मैनेज द मेडिसिन. A key role in a hospital pharmacist's job is determining which form of medication best suits each patient. जो मेन रोल है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का है कि जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो इवेलुएट करे कि मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन बेस्ट सूट कर रही है इन पेशेंट को, इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों में. यानी जब पेशेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन, तो जब इवेलुएट कर रहा है फार्मासिस्ट, तो ड्यूरिंग इवेलुएशन वो देखता है कि कौन से पेशेंट के लिए किस फॉर्म में मेडिकेशन बेस्ट है, किन डोजेज फॉर्म में है, किन डोज में है. और इसके अलावा उसमें सिग्निफिकेंट इनपुट डॉक्टर्स का भी होता है, यानी डॉक्टर्स से भी वो उसे डिस्कस कर रहे होते हैं. Hospital pharmacists will often monitor the effects of medications prescribed by physician and counsel their patients on the effects of the drug. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है, जो तमाम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है डॉक्टर, उसके इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करता है कि क्या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को वो काउंसिल करता है ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में. सेकेंड बेटा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल है, अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ यूजुअली अ गुड सोर्स ऑफ एडवाइस for patient and recommend safe combination of medication according to individual patient problem. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो एक गुड सोर्स भी है पेशेंट को एडवाइस करने का, कि वो पेशेंट को एडवाइस करता है कि मेडिकेशन कौन कौन सी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है इसमें कौन सी सेफ़ है और किस कॉम्बिनेशन में उसे ये मेडिकेशन लेनी चाहिए. Hospital pharmacists can give information on potential side effects and check that medication are compatible with existing medication. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये चीज़ भी बेटा आएंगी कि वो पेशेंट काउंसलिंग के दौरान वो बताता है कि इस किसी भी ड्रग के जो ड्रग वो ले रहा है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. और इसके अलावा अगर वो पहले से कोई और मेडिकेशन ले रहा है तो क्या ये आपस में कंपैटिबल हैं, क्या इनके आपस में ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. इन तमाम इंफॉर्मेशन को पेशेंट को प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट. दे विल ऑल्सो
monitor the effects of treatment to ensure that they are proving effective, safe and appropriate to the user। और तमाम मेडिकेशंस जो पेशेंट ले रहा होता है उसके इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा होता है वो टाइम टू टाइम, और वो चेक कर रहा होता है कि जो ड्रग वो ले रहा है वो इफ़ेक्टिव, सेफ है और सूटेबल हो उस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अगर बेटा हम देखते हैं रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मॉनिटरिंग ड्रग चार्ट्स, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे होते हैं उनके ड्रग चार्ट्स बना दिए जाते हैं कि कब एडमिट हुए, कौन कौन सी ड्रग ले रहे हैं, उनकी ड्रग हिस्ट्री क्या है, डिजीज़ हिस्ट्री क्या है। तो ये तमाम चार्ट्स जो होते हैं वो मॉनिटर फार्मासिस्ट कर रहा होता है। और इस तरह ये हर जितने भी वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ क्लोजली काम कर रहा होता है और इनका एक ट्रायंगल बन जाता है। ड्रग चार्ट्स प्रोवाइड अ वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फार्मासिस्ट मॉनिटर दीज चार्ट्स, और फार्मासिस्ट जो होते हैं इन चार्ट्स को मॉनिटर करते हैं कि करेक्ट मेडिकेशन जो है तमाम पेशेंट ले रहे हैं। दीज चार्ट एक्ट एज अ प्रोडक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और इस तरह ये चार्ट्स जो होते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के साथ वहाँ काम कर रहे होते हैं, यानी एक लिंक होते हैं ये चार्ट। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग ड्रग चार्ट्स के बाद जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है परचेजिंग, यानी अगर परचेजिंग का डिपार्टमेंट भी फार्मासिस्ट के अंडर आ रहा है अगर हॉस्पिटल में, तो परचेजिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परचेज ड्रग फ्रॉम मेडिकल स्टोर डिपोट एंड बाय बिडिंग मैथड। हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में जो फार्मासिस्ट परचेज़ करता है वो ड्रग वो मेडिकल स्टोर डिपोट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, वहाँ से वो परचेज़ करता है, या बाय बिडिंग मैथड, यानी डिफरेंट बिड्स रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो उनके पास टेंडर आते हैं उन टेंडर के हिसाब से वो उनको ड्रग परचेज़ करते हैं। ये हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बेटा बात हो रही थी कि बाय बिडिंग और बाय मेडिकल स्टोर डिपोट वो ड्रग परचेज़ करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे हम चलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ड्रग परचेज़ कर रहे होते हैं वो किस तरह करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल परचेज ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम होल सेलर एंड इन एमरजेंसी सिचुएशन purchase drugs and allied items from retailer or retail pharmacy। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करें तो ड्रग जो परचेज़ की जाती है बेटा वो या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो कि ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है उनसे परचेज़ की जाती है, या फ्रॉम होल सेलर से ड्रग परचेज़ की जाती है। बट इन सम एमरजेंसी कंडीशन, अगर कोई एमरजेंसी ऐसी आ गई है और उनके पास वो ड्रग मौजूद नहीं है हॉस्पिटल में, होल सेलर के पास भी नहीं है, तो इन एमरजेंसी सिचुएशन में वो रिटेल फार्मेसी से ड्रग को परचेज़ करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग इज़ असाइंड टू आइदर मटीरियल परचेज डिपार्टमेंट, टू इस परचेजिंग एजेंट्स और टू दी फार्मासिस्ट। परचेजिंग की जो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट में जो भी परचेज़ के लिए जिस पर्सन को रखा गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या अगर फार्मासिस्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट में हेड बनाया है तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फार्मासिस्ट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशंस बोथ टू द क्वालिटी एंड द सोर्सेज ऑफ परचेज। फार्मासिस्ट अगर परचेजिंग का हेड है या नहीं, हर सूरत में स्पेसिफिकेशन जो है वो तमाम मेडिकेशन के लिए जो भी उनके यहाँ फार्मूलरी में मौजूद हैं तमाम स्पेसिफिकेशन फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करेगा। परचेजिंग के बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है फार्मासिस्ट की, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी जो मेडिसिन वहाँ पर यूज़ हो रही हैं कितने अमाउंट में यूज़ हो रही हैं, किस तरह उस इन्वेंट्री को वो मेंटेन कर रहे हैं,
Hospital pharmacies usually take periodic physical inventories to determine value of undispensed medication. यानी हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो हैं डिफरेंट पीरियोडिक पीरियड्स में जो है वो ड्रग की इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं. ये पीरियोडिक पीरियड जो होता है उनका बाई एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है. यानी कि वो ड्रग को जो मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री, वो टाइम पीरियड 6 मंथ का भी हो सकता है, 4 मंथ्स का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल नीड. द टर्न ओवर रेट इज़ कैलकुलेटेड. तो किसी भी मेडिसिन का टर्न ओवर रेट ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं? टर्न ओवर रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स इन पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड. कॉस्ट ऑफ गुड्स इन पीरियड मीन्स अगर बेटा वो बाई एनुअल यानी 6 मंथ पर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में कितनी कॉस्ट रही, जितनी भी उनके पास मेडिसिन मौजूद थी उसकी कॉस्ट कितनी थी. अगर वो 6 मंथ की है तो 6 मंथ में देखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, और जो उस वक्त उनके पास इन्वेंट्री मौजूद थी उसकी कॉस्ट क्या है. तो इस फॉर्मूले से जो इन्वेंट्री का टर्नओवर रेट निकाल लेते हैं. लो टर्नओवर रेट may indicate that inventory is too high and multiple stock present in satellite pharmacy or in different pharmacies. अगर टर्नओवर रेट बेटा बहुत कम आ रहा है इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री उनके पास मौजूद है, डिफरेंट स्टॉक मौजूद हैं, यानी सप्लाई कम है और डिमांड उसकी कम है और सप्लाई के लिए आपने जो है वो स्टॉक उसका ज़्यादा रख लिया है. तो ये टर्नओवर रेट, लो टर्नओवर रेट ये जाहिर कर रहा है कि आपकी परचेजिंग इतनी नहीं है लेकिन अब स्टॉक ज़्यादा मौजूद है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही है बेटा वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय, यानी हॉस्पिटल में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट आउट पेशेंट इन पेशेंट में, मेजॉरिटी जो बात हो रही है बेटा वो इन पेशेंट की होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इन पेशेंट फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यानी 2 डिफरेंट मेथड हैं जिनके ज़रिए ड्रग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. नंबर 1 जो है ये कह रहे हैं वो हमारे पास यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एंड फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ लार्जली रिप्लेस द फ्लोर स्टॉक सिस्टम बिकॉज दिस सिस्टम रिड्यूसेस मेडिकेशन एरर. यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटा ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूटिलाइज़ किया जा रहा है फ्लोर स्टॉक की जगह, क्योंकि इसमें मेडिकेशन एरर्स के चांसेस कम होते हैं. इंडिविजुअली हर ड्रग पैक होती है इंडिविजुअल डोज में. इन यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेडिकेशन आर ऑर्डर्ड, पैक्ड, हैंडल, एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज्ड. यूनिट डोज मेडिकेशन सिस्टम में ऑर्डर की जाती है, पैक की जाती है और वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी जाती है और उसके चार्ज कर लिए जाते हैं. IV एडमिक्सचर प्रोग्राम भी जो बेटा है वो यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही आता है. आगे चलते हैं. हमारे पास फ्लोर स्टॉक में बेटा हमारे पास कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम. द ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टेशंस and the pharmacy supplies from the drug store of a hospital. फ्लोर स्टॉक में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या वहाँ से फ्लोर स्टॉक में नर्सिंग स्टेशंस के थ्रू या फार्मेसी के थ्रू सप्लाई की जाती है फ्लोर स्टॉक पर. फ्लोर स्टॉक यानी डिफरेंट फ्लोर पर उसके स्टॉक बना दिए जाते हैं जहाँ पर नर्सिंग स्टेशन के ज़रिए या फार्मेसी के ज़रिए वहाँ पर सप्लाई की जाएगी ड्रग. They are divided into charge floor stock system, non-charge floor stock system. चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम बेटा वो होता है जिसमें इंडिविजुअल जो डोज होती है उसकी चार्ज लिए जाते हैं और ये वो ड्रग होती हैं जो बहुत कम प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ये डायरेक्ट पेशेंट के अकाउंट में इसकी चार्जिंग कर दी जाती है, उसका बिल ऐड कर दिया जाता है पेशेंट को जो भी अकाउंट होता है. नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग जो होता है इससे बेटा ये डायरेक्ट चार्जिंग नहीं करते किसी भी इंडिविजुअल ड्रग की, इसलिए इसे कह रहे हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग. ये एक जब कंप्लीट बिल बन रहा होता है ये उसमें ऐड होता है.
नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग को मज़ीद बेटा इन्होंने डिवाइड किया है ड्रग बास्केट मेथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। यानी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग जो होती हैं वो बास्केट मेथड के थ्रू बेटा या मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट डिफरेंट होती हैं स्टेनलेस स्टील के, जिसके थ्रू डिफरेंट फ्लोर पर इन्हें पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बेटा हम देखें हमारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्ट्राइल। अगर वो हॉस्पिटल का स्पेस इतना बड़ा है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इन हाउस प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स डिवाइडेड इनटू बल्क कंपाउंडिंग, प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टाइल ड्रग एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग। यानी विद इन हॉस्पिटल जो बेटा ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन जो हो रही है उसे इन्होंने डिवाइड किया है बल्क कंपाउंडिंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल एंड नॉन स्टाइल ड्रग। Under bulk compounding programs, commercially unavailable drugs or the modified drugs for clinical or investigational purposes are formulated. बल्क कंपाउंडिंग प्रोग्राम में ज़्यादातर वो ड्रग्स होती हैं जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती हैं या मॉडिफाइड ड्रग्स होती हैं, उनकी मॉडिफाइड डोजेज फॉर्म होती है। जैसे बेटा मैं जब मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टाइल आपको पढ़ा रही थी तो वहाँ मैंने डिटेल में आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी कि मॉडिफाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर टैबलेट है तो हम जो है वो उसको सॉल्यूशन या सस्पेंशन में हम बना के दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। इसके अलावा बेटा ये ड्रग्स जो होती हैं क्लिनिकल पर्पस के लिए भी हो सकती हैं, यूज़ हो सकती हैं, या इन्वेस्टिगेशनल कोई रिसर्च हो रही हो उस पर्पस के लिए भी ये ड्रग हम वहाँ पर एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं या मॉडिफाइड ड्रग्स की कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टाइल टॉपिकल सोल्यूशन। यानी स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर वहाँ पे बात हो रही है बेटा तो उसमें स्टाइल टॉपिकल सोल्यूशन जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं या फिर स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स हैं, टीपीएन है एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है बेटा, ये चीज़ें आप डिटेल में आप टीपीएन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह और स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग हम जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर हमारा मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि टीपीएन क्या है, स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मॉडिफाइड ड्रग्स में क्या आ जाएंगी, तमाम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इन्हांसेस द प्रेस्टीज ऑफ फार्मेसिस्ट। जो बल्क मैन्युफैक्चरिंग बेटा है जिस किसी भी हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है इससे उस हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रेस्टीज में इजाफा होता है। जो फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है जो नॉर्मली कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पेक्ट वहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। The radio or nuclear pharmacy is a patient-oriented service involving the purchase, preparation and quality control of radiopharmaceuticals used for diagnosis, therapy and relief. रेडियो फार्मेसी या न्यूक्लियर फार्मेसी बेटा वहाँ पर हम जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी डायग्नोसिस डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस, थेरेपी और रिलीफ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियर फार्मेसी जो इन्वॉल्व होती है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की परचेज़ में, प्रिपरेशन में और क्वालिटी कंट्रोल में इन्वॉल्व होती है रेडियो। A large number of private and Pakistan Atomic Energy Commission owned hospitals of the country are currently using radioisotopes for diagnostic, therapeutic and research purposes. डिफरेंट हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए और डिफरेंट रिसर्च पर्पस के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगर हॉस्पिटल में ये तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज भी जो है वो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है।
आगे चलते हैं। रिसर्च फंक्शन, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का वो है रिसर्च। क्यों? द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट possess adequate education, knowledge and training and thus can participate in research। जो फार्मासिस्ट होता है बेटा, उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है रिसर्च का, उसके पास एक सूटेबल नॉलेज होती है, उसके पास एडिक्वेट एजुकेशन मौजूद होती है और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू क्योंकि उसने अडॉप्ट किए हुए होते हैं या ट्रेनिंग की हुई होती है, तो वो एक अच्छा रिसर्चर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक फंक्शन जो है वो रिसर्च। अ फार्मासिस्ट कैन कंडक्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च, पार्टिसिपेट, कंडक्ट एंड सपोर्ट मेडिकल रिसर्च। एक फार्मासिस्ट जो है बेटा वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और मेडिकल रिसर्च को सपोर्ट कर सकता है। In pharmaceutical research, pharmacist can work as a principal or co-investigator। Pharmaceutical research में pharmacist जो है as a principal investigator भी काम कर सकता है और as a co-investigator भी काम कर सकता है। The pharmaceutical research pertains to develop new dosage form, work on quality control, distribution system, storage of pharmaceutical formulation and work on evidence-based medicine। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में फार्मासिस्ट जो है बेटा वो किसी नई डोजेज फॉर्म को डेवलप करने के लिए भी काम कर सकता है, करंटली जो अवेलेबल डोजेज फॉर्म है उनकी इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर सकता है, डिफरेंट ड्रग्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिसर्च पे काम कर सकता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफरेंट मेथड हॉस्पिटल में उस पर रिसर्च कर सकता है, स्टोरेज के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस की, उन पे काम कर सकता है। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन जो कि पेशेंट ले रहा है और फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है, उन पे भी एक फार्मासिस्ट जो है रिसर्च पर काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च पे एज अ फार्मासिस्ट वो हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट बेटा फंक्शन अगर हम देखते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एजुकेशनल फंक्शन। ड्यू टू यूनिक एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग, अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट may involve in teaching courses, pharmaceutical mathematics and pharmacology to nursing and other medical personnel, pharmacognosy to herbal medicine। अगर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हम देखें तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उसकी ट्रेनिंग हुई भी होती है फार्मासिस्ट की, तो वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंट कोर्सेज को टीच करना भी होता है, जिनमें वो फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट्स को या अदर जो अलाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ पे उसकी टीचिंग करता है। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी का जो कोर्स है वो हर्बल मेडिसिन में भी पढ़ा सकता है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल कमेटी। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेटा वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल कमेटी या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो कमेटी उसके मेंबर के तौर पे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करना। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सर्व्स ऑन इंस्टीट्यूशनल कमेटीज़, फॉर एग्जांपल फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। कि अगर हम बेटा हॉस्पिटल में हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास कमेटी आती है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी होती है, जो जितने भी हॉस्पिटल में मेडिसिन यूटिलाइज हो रही हैं, जो प्रिस्क्राइब हो रही हैं, जो फॉर्मूलरी बन रही है, जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट, उन सब को जो होती है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी देख रही होती है। और एज अ मेंबर जो होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो यहाँ पर सर्व कर रहा होता है। द कमेटी डिटरमिन्स विच ड्रग शुड बी इंक्लूडेड इन hospital formulary and also look after the use of investigational drugs. The committee also oversees the quality improvement activities as well as ADR. Hospital pharmacies as a member of pharmacy therapeutic committee, उसके डिफरेंट रोल होते हैं जिसमें वो लुक आफ्टर कर रहा होता है कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी ड्रग यूटिलाइज हो रही हैं, इसके अलावा फार्मूलरी में कौन सी ड्रग मौजूद हैं, किस तरह फार्मूलरी को
ईयरली अपडेट करना है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स कौन कौन सी यूटिलाइज हो रही हैं, इसके अलावा डिफरेंट मेडिकेशंस जो पेशेंट यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह प्रिस्क्रिप्शन एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो ड्रग के आ रहे होते हैं उसको रिपोर्टिंग में काम जो होता है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। आगे चलते हैं बेटा। अदर रोल इन स्मॉल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मे ऑल्सो सर्व एज एन असिस्टेंट टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि बेटा अगर वहाँ पे तो हमने एक नॉर्मल हमने बात कर ली थी कि अगर आपके पास लार्ज हॉस्पिटल है या एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा अदर रोल्स अगर हम देखते हैं कि अगर स्मॉल हॉस्पिटल्स में हैं तो वहाँ पर एक एज अ असिस्टेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है बेटा, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ परचेजिंग एजेंट भी हो सकता है, सुपरवाइज़र ऑफ सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम होता है। सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम बेटा क्या होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम क्या है, जहाँ पर तमाम स्ट्राइल आपके पास मेडिकेशंस या अलाइड जितनी भी सप्लाईज होते हैं उनकी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसका सुपरवाइज़र भी हो सकता है और समटाइम्स होता है वो फार्मासिस्ट एज अ लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट भी सर्व कर रहा होता है हॉस्पिटल को। The hospital pharmacist may also be asked to involve in controlling of some supporting services like dietary services, medical record and some diagnostic services. Sometime बेटा hospital pharmacist जो होता है वो डिफरेंट सर्विसेज को भी सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें डाइटरी सर्विस जो डाइटिशियन कर रहे होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। By combining all these duties, a hospital pharmacy is within the financial reach of every hospital irrespective of the size. इन तमाम चीज़ों को अगर हम बेटा देखते हैं तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो जो एक हॉस्पिटल को जो बजट को मेंटेन करता है उसमें भी उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी फाइनेंशियल अप्रोच में भी इसका अहम किरदार होता है, चाहे हॉस्पिटल बड़ा हो या हॉस्पिटल छोटा हो। फ्यूचर रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फ्यूचर में बेटा क्या रोल हो सकते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है, नर्सिंग होम एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़। Nursing home facility is designated, staffed and equipped for the accommodation of individuals who are not in the need of hospital care but require nursing care and related medical services which are prescribed by or performed under the direction of a licensed medical professional to provide such care. Extended home केयर बेटा या नर्सिंग होम एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ यानी डिफरेंट नर्सिंग होम्स बेटा बना दिए गए हैं। यानी बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उन्हें नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट मेडिकल स्टाफ जिसमें आपके पास फार्मासिस्ट भी होता है उन्हें नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहा होता है। A medically supervised interdisciplinary team of professionals including pharmacists and volunteers provide such services. ये एक पूरी टीम होती है बेटा जो कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही होती है जिसमें फार्मासिस्ट होते हैं, इसके अलावा वॉलंटियर्स होते हैं, नर्सेज और डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें हमारे पास रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम। द रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम हेल्थ केयर एंड इज़ प्रोवाइडेड बाय अ टीम ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड नर्स। बेटा अगर हम रेजिडेंशियल हेल्थ केयर की बात करें, इसे हम होम हेल्थ केयर भी हम कहते हैं, जो एक पूरी टीम होती है जो कि मिल के काम कर रही होती है जिसमें फार्मासिस्ट, फिजिशियन और नर्सेज होते हैं जो कि हेल्थ केयर एट होम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस केयर प्रोवाइड्स इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फॉर रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमल लेवल ऑफ कंफर्ट, फंक्शन एंड हेल्थ ऑफ पेशेंट इन देयर होम्स।
यानी ये जो एक पूरी टीम होती है ये मिलके काम कर रही होती है, और पेशेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम सर्विसेज जो होती हैं उन्हें प्रोवाइड करती हैं एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ कंफर्ट। और उन्हें The role of pharmacists in patient assessment, therapeutic drug monitoring, patient education and parental drug preparation। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल है वो पेशेंट की असेसमेंट है, TDM यानी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, पेशेंट एजुकेशन है एंड पेरेंटल ड्रग प्रिपरेशन है, जो कि आप पहले भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टाइल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें फ्यूचर में क्या हो सकती है, कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस। अ फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड कंसल्टेशन फॉर, एक फार्मासिस्ट जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किन किन चीज़ों में, डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल, के किसी भी हॉस्पिटल को अगर कोई पॉलिसी या प्रोसीजर मैनुअल बनवाना है तो एज अ कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम, अगर किसी हॉस्पिटल में फॉर्मुलरी नहीं है और इम्प्लीमेंट करवाना है, फॉर्मुलरी बनवानी है किस तरह, तो वहाँ पे भी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, TDM के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के भी कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट फार्मेसी जो है फार्मेसिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स अगर हॉस्पिटल में रन करने हैं फॉर डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसके लिए जो है वो एज अ कंसल्टेंट डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम रन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट एज अ कंसल्टेंट वहाँ पर डिफरेंट सेमिनार अटेंड में रन करवा सकते हैं, सेमिनार वहाँ पर करवा सकते हैं। लास्ट जो है मेडिकेशन रिव्यू है, यानी जितनी भी मेडिकेशन वहाँ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो एज अ कंसल्टेंट वहाँ काम कर सकते हैं, तमाम प्रिस्क्रिप्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं और मेडिकेशन रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है बेटा वाइंड अप हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल एंड इन नर्सिंग होम। तो बेटा रोल ऑफ फार्मासिस्ट में सबसे पहले जो हमने देखा वो क्या है, मेडिसिन मैनेजमेंट है कि किस तरह हॉस्पिटल में मेडिसिन किस तरह मैनेज की जाएंगी। नेक्स्ट जो है बेटा वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस तरह जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशन या मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और किस तरह का पेशेंट काउंसलिंग करता है। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग चार्ट्स, जो पेशेंट के ड्रग चार्ट्स होते हैं किस तरह उसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उसे मॉनिटर कर रहा होता है टाइम टू टाइम। इसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही थी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की परचेजिंग है बेटा, कि किस तरह परचेजिंग होती है। एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर परचेजिंग कर रहा होता है प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट में किस तरह परचेजिंग हो रही है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, गवर्नमेंट में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, और इसके अलावा जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल में यूटिलाइज हो रही हैं या फॉर्मुलरी में मौजूद हैं इनकी तमाम स्पेसिफिकेशन जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेटा वो थी हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल भी जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसमें हमने टर्नओवर रेट हमने डिस्कस किया, टर्नओवर रेट क्या होता है। इसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा किस तरह ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है हॉस्पिटल में, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है या फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट जो बेटा हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड बल्क हमने डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, से हम डिटेल में डिफरेंट आपके पीछे जो लेक्चर्स मैंने दिए थे उसमें मौजूद है। रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज भी जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। फिर रिसर्च फंक्शंस में आते हैं कि एडिक्वेट एजुकेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग की वजह से एक गुड रिसर्चर है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एजुकेशनल फंक्शन है कि डिफरेंट टीचिंग कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज की टीचिंग कर होता है हॉस्पिटल्स में, जिसमें हमारे पास कॉलोजी आ रहा है, नर्सिंग आ रहा है, डिफरेंट हॉस्पिटल कमेटीज़ मौजूद होती हैं बेटा हॉस्पिटल में
एज अ मेंबर जो होता है वो उस कमेटी को रन कर रहा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा होता है। फ्यूचर रोल में बेटा जो हमने पढ़ा उसमें हमारे पास नर्सिंग होम, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ है आ गया, रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम आ गया, कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस आ गया। तो बेटा यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे पढ़ेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं बेटा वो आप इंटरेक्टिव सेशन में आप पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।